नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के लिए एक के बाद एक मुश्किल आकर खड़ी हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा प्लान बनाया कि बीजेपी फिर से आकर उलझकर खड़ी हो गई है। अब बीजेपी इस उलझन को सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सुलझ नहीं पा रही है। एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी है। और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि हर एक सीट को लेकर आखिर समीकरण क्या कह रहा है और बीजेपी उन समीकरण में कैसे फंसती चली जा रही है। हमारे साथ शालिनी है, तो शालिनी, सबसे पहले तो ये अपडेट दे दीजिए कि आखिर कौन सी 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव किस तारीख को होंगे ये तय नहीं हुआ है, इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं। आपको मैं बता दूं कि 10 सीटें जो थी, इन 10 सीटों में से 9 सीटें वो खाली हुई हैं जिस पर जो विधायक थे उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनावों के अंदर वो लड़ने के लिए गए थे, जिस कारण उनकी वाली जो सीट है वो खाली हो गई थी। और एक जो सीट है वो सपा के जो सांसद थे उनको जेल होने के कारण ये सीट खाली हो गई थी। तो अब आगे हम अगर बात करें तो किन किन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर चुनाव होगा, अयोध्या की मिल्कीपुर पर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीमा मऊ और मुरादाबाद की कंदर की, बिजनौर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट पर अब चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब अगर इन सारी सीटों का आप समीकरण समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी फंसी कैसे है। अभी तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सभी पार्टियों ने अपने पर्यवेक्षक उतार दिए हैं मैदान में चुनाव को लेकर। और दूसरी बड़ी बात यह कि चुनावी मैदान में बसपा ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। वो बसपा जो कभी उपचुनाव लड़ने की बात नहीं कहती थी या कभी उसमें उसने रुचि दिखाई ही नहीं है, और 2012 में सिर्फ एक बार लड़ा और उसके बाद 2012 के बाद अब फिर से उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। अब ऐसे में अगर बसपा चुनावी मैदान में उतरती है तो बीजेपी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान कर दिया कि इन सभी 10 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि पहले तो संकट बीजेपी के लिए सपा और कांग्रेस का है, दूसरी तरफ मायावती ने भी ऐलान कर दिया, तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान कर दिया। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन मुसीबतें आकर खड़ी हो गई हैं बीजेपी के सामने, और उनसे पार पाया जाए तो कैसे पाया जाए। अब एक एक करके हम सीट की बात करेंगे। सबसे पहले तो शालिनी ये बता दीजिए कि आखिर किस सीट पर किस किस पार्टी ने किस किस पर्यवेक्षक को नियुक्त किया है, उसके बाद इस पर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस पार्टी ने किस जगह पर किसे पर्यवेक्षक के रूप में उतारा है। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कटहरी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि पूर्व मंत्री हैं, मिल्कीपुर से अखिलेश प्रताप सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, फूलपुर से उज्जवल रमन सिंह जो कि सांसद हैं, मांझवा से वीरेंद्र चौधरी जो कि विधायक हैं, खैर से राजकुमार रावत जो कि सांसद हैं, और करहल से रामनाथ सिंह सिकरवार को उतारा गया है। ये कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। वहीं समाजवादी की तरफ से मैं आपको बता दूं, कटहरी से शिवपाल यादव को उतारा गया है, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद और लाल बहादुर, और फूलपुर से इंद्रजीत सरोज, मंझवा से वीरेंद्र सिंह, करहल से चंद्रदेव यादव, सीमा मऊ राजेंद्र कुमार। और अगर बीजेपी की बात की जाए, अब तक कांग्रेस और सपा ने जो जो लोगों को उतारा हमने उसकी लिस्ट आपके सामने रखी। अब बीजेपी की सुनिए, क्योंकि बीजेपी के लिए अब ये चुनाव जो है नाक का सवाल हो चुके हैं। तो बीजेपी ने कटहरी और मिल्कीपुर से योगी आदित्यनाथ को रखा है। इन दोनों ही सीटों पर योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इसकी कमान संभालेंगे, और अब तो लगातार योगी आदित्यनाथ इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जाने के बाद सभाएं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, मिल्कीपुर की सीट पर इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं
अब ये कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं, कहीं दिखाना भी चाह रहे हैं कि जो जगह हमसे छीनी, जिस अयोध्या की जो सीट हमसे ली गई है, उसी की मिल्कीपुर सीट जो है अब हमारे लिए नाक का सवाल बन चुकी है और इसे अब जो है हम हर हाल में लेंगे। लेकिन अब देखा जाएगा कि इस बार मिल्कीपुर की सीट पर क्या होगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को इस पर उतारा गया है और फूलपुर और मंझवा से केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक के रूप में उतारा गया है और गाजियाबाद और खैर से धर्मपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं, करहल और सीसामऊ से ब्रजेश पाठक को उतारा गया है, मीरापुर और कुंदरकी से भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें उतारा गया है। तो अब ये देखिए किसके कंधों पर कैसे जिम्मेदारी दी, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है। और इस समय पर जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। ये बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी नाक का सवाल है। जो 37 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पर चुनाव लड़कर और जीतकर यह दिखा देना चाहती है कि 37 सीटें जीतना तुक्का नहीं था, ये हवा का रुख है। और बीजेपी इन 10 सीटों पर दबदबा बनाकर इन्हें जीतकर यह दर्शाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जो सीटें जीती वो महज एक तुक्का है। यानी कि दोनों के लिए साख का और नाक का सवाल है। अब ऐसे में मिल्कीपुर सीट अयोध्या के भीतर आती है और अयोध्या बीजेपी ने वहां राम मंदिर बनवाया और धर्मनगरी के तौर पर स्थापित हुई और बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। अब ऐसे में हर हाल में मिल्कीपुर सीट को जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद उस सीट को किसी भी कीमत पर बीजेपी के खाते में देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सीट हर हाल में समाजवादी पार्टी के खाते में आए ताकि एक बार फिर से जो उनका वर्चस्व है वो वहां बना रहे, क्योंकि मिल्कीपुर सीट से पहले विधायक के तौर पर अवधेश प्रसाद ही जीते थे। लेकिन अब यहां का समीकरण भी आपको बताएंगे कि आखिर समीकरण के आधार पर कैसे बीजेपी के लिए एक बार फिर से अयोध्या में मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं और कैसे एक बार फिर से राम बीजेपी को दगा दे सकते हैं, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे फूलपुर सीट की। फूलपुर सीट वो सीट है जो क्षेत्र केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र माना जाता है। अब ऐसे में जो चाल समाजवादी पार्टी ने चली या अखिलेश यादव ने चली, अब ऐसा लग रहा है कि उस चक्रव्यूह में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य फंसने जा रहे हैं और उनसे उस चक्रव्यूह से बाहर आना इतना आसान नहीं है, या यूं मानिए कि हार तय है। अब वहां से जो समाजवादी पार्टी ने पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी जिसको दी है वो इंद्रजीत सरोज है और इंद्रजीत सरोज फूलपुर सीट से पर्यवेक्षक के तौर पर है, बड़े दलित चेहरे के तौर पर है, क्योंकि बीजेपी में भी जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अब ऐसे में उसी सीट से समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को उतारना और वो भी एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि आखिर इंद्रजीत सरोज से वो पार कैसे पाएंगे। याद कीजिए विधानसभा का चुनाव भी और लोकसभा का भी, दोनों में स्थिति किस तरह की रही। विधानसभा चुनाव में तो अपनी ही सीट हार गए थे केशव प्रसाद मौर्य, और वो भी किससे, अपना दल की पल्लवी पटेल से जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी। कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है केशव प्रसाद मौर्य के तौर पर देखा जाए तो बहुत छोटी नेता है उस हिसाब से, भले से अपनी पार्टी के अध्यक्ष हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के सामने कद छोटा है, लेकिन वो अपना चुनाव जीत जाती हैं और केशव प्रसाद मौर्य को एक पटखनी दे देती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वहां की जनता केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं कर रही है और इसी तरह के हालात लोकसभा चुनाव में भी रहे। अब एक बार फिर जब इंद्रजीत जो है वहां होंगे पर्यवेक्षक के तौर पर और दलित चेहरा एक मजबूत चेहरे के तौर पर, तो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी मुश्किलें मिलने वाली हैं। अब अगर आप फूलपुर सीट का ये देखेंगे कि आखिर समीकरण क्या कुछ कहता है फूलपुर सीट का, तो फूलपुर सीट में 21 से 23% तो दलित ही हैं, 20% यादव हैं और सवर्ण 10 से 12% के आसपास हैं और मुस्लिम मतदाता 14% हैं। अब आप ये समीकरण जोड़ लीजिए, समाजवादी पार्टी है मैदान में, तो समाजवादी पार्टी के दलित चेहरा, वो भी मजबूत चेहरा। अब दलित का जो वोट बैंक है वो 21 से 23% के आसपास है, चलिए 22 मान लीजिए।
अब अगर आप इसमें से आधा भी ले आते हैं कि आधा मान लीजिए कि चंद्रशेखर की पार्टी ले जाए, कुछ हिस्सा मायावती ले जाए, कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाए, तो अगर आधा हिस्सा भी इंद्रजीत और साथ में समाजवादी पार्टी का फैक्टर मिलकर ले आता है तो ये जोड़ लीजिए। उसके बाद दलित वोटर जो है वो 20% है, 20 ये जोड़ लीजिए, क्योंकि यादव वोटर तो जो है वो किसी कीमत पर कटेगा नहीं समाजवादी पार्टी से। वो बीजेपी में भी नहीं जाएगा, वो मायावती के पास भी नहीं जाएगा, वो चंद्रशेखर के पास भी नहीं जाएगा, वो समाजवादी पार्टी के पास आएगा। तो 20% ये, 10% वो, 30% वोट ये हो गया है। और उसके बाद सवर्ण को अगर आप मान भी ले, और मुस्लिम तो फिर समाजवादी पार्टी में पक्का है, वो भी ना तो मायावती के पास जाएगा ना चंद्रशेखर के पास जाएगा। और जब कांग्रेस के साथ गठबंधन है, क्योंकि ये अभी तक बात चल रही है कि 2 या 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, अब ऐसे में अगर कांग्रेस का फैक्टर भी है तो फिर मुस्लिम 14 का 14% समाजवादी पार्टी के पास। अब आप टोटल लगा लीजिए कि लगभग 44% के आसपास हो गया है। अब सोचिए 44% वोट अगर किसी पार्टी को मिल जाता है तो जीत तो पक्की है। तो समीकरण के आधार पर फूलपुर सीट बीजेपी के लिए इसीलिए मुश्किल है। और केशव प्रसाद मौर्य की एक बार फिर से साख पर इसीलिए बनाई है कि अब कैसे वो इस समीकरण को तोड़ेंगे। दलित फैक्टर, यादव फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर मिलकर समाजवादी पार्टी 45 के पार जा रही है। अब 45 आप छोड़ दीजिए कि चलिए मान लीजिए कि कुछ वोटर और खिसक जाए, तब भी 40% तो आएगा, 35 के 40 के बीच में तो आएगा, तब भी जीत समाजवादी पार्टी की एकदम पक्की हो जाती है। तो ये इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरी, अगर इसके बाद हम सीट पर बात करें, दूसरी सीट अगर हम इसके बाद अब आपको आगे लेकर चलते हैं, फूलपुर सीट के बाद सीसामऊ में आपको लेकर चलते हैं। अब सीसामऊ सीट का क्या जातीय समीकरण क्या कहता है? मुस्लिम है 80,000, ब्राह्मण दूसरे नंबर पर आते हैं 55,000, दलित 35,000, कायस्थ 20,000, वैश्य 15, यादव 16,000, सिंधी और पंजाबी 2,000। अब बाकी को आप 2-4 को और ऐसे ही गिन लीजिए, बाकी जो जातियां बची हैं। अब इसके आधार पर अगर मान लीजिए मुस्लिम वोटर एक मुश्त पड़ता है, और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी मुस्लिम वोटर का ही होता है। आप सोचिए कि अगर 80 का 80,000 वोटर कांग्रेस और समाजवादी फैक्टर के आधार पर एक साथ उधर आ गया तो मुसीबत तो यही खड़ी कर देगा। उसके बाद ब्राह्मण वोटर को लेकर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रुख जो है बीजेपी की तरफ अब नहीं रहा है। ब्राह्मण वोटर का भी छिटकने लगा है वोटर बीजेपी से, उसके पीछे तमाम फैक्टर हैं। दूसरा, दलित वोटर, अगर मान लीजिए कि दलित वोटर मायावती और आजाद, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में बटेगा, 35,000 है, अगर 10-10, 15-15,000 करके भी बटा, तब भी कुछ हिस्सा जो है वो बीजेपी के पास ना जाकर समाजवादी पार्टी के पास आएगा। तो 80,000 ये, और अगर आप 4-5,000 भी इसको मान ले तब भी 85-90,000 के आसपास। उसके बाद 16,000 यादव मानिए, एक मुश्त पड़ेगा, यानी कि सीधा 1 लाख वोट सीधा हो गया है। अब इसके बाद बीजेपी के पास क्या बचता है? वैश्य, तो यानी कि वैश्य मतलब कारोबारी, तो बिजनेसमैन आदमी तो वैसे ही नाराज चल रहा है बीजेपी से, तो मान के चलिए कि 50% हिस्सा ये भी समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, और वोट है 15,000 के आसपास। अगर मान लीजिए कि 5-6 हजार भी समाजवादी पार्टी के पास आ गया तो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा वोट, और 1 लाख वोट जहां हुआ तो सीधा सा फैक्टर है कि जीत निश्चित हो जाएगी, बीजेपी को काट नहीं मिलेगी। और अगर बसपा, हम ये नहीं कह रहे कि बसपा आएगी तो बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी, या चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो बहुत बड़ी चुनौती जो है खड़ी कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वो बीजेपी का वोट काटेंगे। क्योंकि अगर आप 2014 के बाद के पैटर्न को अगर देखेंगे 19 तक या 22 तक, तो दलित वोट जो है वो धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट हो रहा था। अब अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती चुनावी मैदान में रहेंगे तो वो शिफ्ट हो रहा था उसी वोट को बीजेपी से छीनने का काम करेंगे। अब अगर वो वोट भी उससे छिन जाएगा तो यानी कि बीजेपी के वोट को काटने का काम मायावती और चंद्रशेखर आजाद करेंगे। तो ऐसे में सीधा फायदा सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगा। अब इसके आगे का जो आंकड़ा है वो बताइए आप, इसके अगली सीट का, मंझुआ सीट का आप बताइए। मंझुआ सीट निषाद पार्टी ने जीती थी पिछली बार 2022 में। निषाद पार्टी का जो है कैंडिडेट वहां था, और इस बार भी यही वो दबदबा बना रहे हैं कि निषाद पार्टी की ये सीट हमारे ही खाते में आनी चाहिए।
अब इसका जरा एक बार जातीय समीकरण बताइए। देखिए, मंझवा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ के जातिगत समीकरण पे नजर डालते हुए अगर देखते हैं कि जो दलित और ब्राह्मण और बिंद की जो संख्या है वो लगभग 60 हजार के करीब है, और वहीं जो कुशवाहा है उनकी 30,000 के करीब है, पाल की 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम 22,000 और पटेल 16,000 के लगभग हैं। ये मंझवा सीट का ये हाल है, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ये दलित, ब्राह्मण और बिंद की संख्या है ये 60 हजार की है, कुशवाहा 30,000 है, पाल 22,000 है। तो मंझवा सीट जो है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाएगी। यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, क्योंकि अब देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी और अगर कांग्रेस पार्टी इन उपचुनावों में एक साथ लड़ते हैं तो उनका प्रदर्शन कितना हावी रहता है बीजेपी के ऊपर, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम बस देखिए, इस सीट पर सिर्फ इतना फैक्टर ये समझ सकते हैं आप कि अगर निषाद पार्टी के खाते में ये वाली सीट चली गई तो निषाद पार्टी जो है वो यहां मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में अगर मजबूत स्थिति में है तो दलित, ब्राह्मण और बिंद 60 हजार है, तो दलित जो है वो निषाद की तरफ जाएगा। और अगर यहां से बसपा और फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद अपनी प्रत्याशी को उतारते, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10-10 सीटों पर हम उतारेंगे, सारी की सारी सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी को, तो ऐसे में जो दलित वोट है उसके बंटने की संभावना ज्यादा है। वो निषाद की तरफ भी जाएगा, वो बसपा की तरफ भी जाएगा, वो चंद्रशेखर की तरफ भी जाएगा। भले से 1 या 2% बसपा काटे, लेकिन काटेगी। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बढ़त बना सकते हैं इन सीटों पर भी। कुशवाहा, पाल और राजपूत वैसे ये मत समझिए कि राजपूत जो है वो एकमुश्त बीजेपी पर चला जाएगा, वोट यहां भी बटेगा, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी बटेगा और वो बीजेपी में भी बटेगा, और बीजेपी वाला फैक्टर जो है निषाद पार्टी के लिए लाभ में चला जाएगा। तो ये वाली सीट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन उतनी भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर है वो इस पर भी काम करेगा कि आखिर वहां से चुनावी मैदान में किस प्रत्याशी को उतारा जा रहा है। तो इस सीट को लेकर थोड़ा सा संशय हो सकता है कि 50-50 की संभावनाएं बन जाए कि किस तरफ ये जाएगी, या इसका जो पूरा समीकरण है वो उस समय पर जाकर क्लियर होगा कि आखिर प्रत्याशी कौन सा चुनावी मैदान में उतर रहा है। इसके बाद हम जो सीट की बात करेंगे, गाजियाबाद सीट की बात करेंगे और मीरापुर सीट की बात करेंगे। एक बार दोनों सीटों का आप आंकड़ा बताइए, उसके बाद मैं इसका समीकरण समझाऊंगा। और अगर गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो गाजियाबाद सदर सीट पर वैश्य और अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही में जो जाट वोट बैंक है वो भी इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अभी देखिए, गाजियाबाद सीट को लेकर अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी का यहां दबदबा तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा चुनाव की स्थिति को भी देखें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस सीट पर नहीं कर पाए हैं गाजियाबाद वाली पर, क्योंकि जो प्रत्याशी था इंडिया गठबंधन का वो शुरुआत से ही पिछड़ के चल रहा था और बीजेपी लगातार बढ़त बनाकर चल रही थी। और यहाँ का एक फैक्टर बड़ा जो है वो ये भी है कि गाजियाबाद में अनुसूचित जाति का वोटर है वो निर्णायक भूमिका में है, जाट वोट है वो थोड़ा सा जो है मजबूत स्थिति में यहाँ है। लेकिन अब जो फैक्टर बन रहा है वो ये कि जाट बीजेपी से नाराज है जी। उसके तमाम फैक्टर हैं, चाहे वो विनेश फोगाट वाली स्थिति हो, चाहे किसानों वाली स्थिति हो, चाहे बेरोजगार वाली स्थिति हो, चाहे अग्निवीर योजना जैसी स्कीम के आधार पर हो, लेकिन वोट बैंक जो है वो टूटता हुआ नजर आता है बीजेपी का। ये बात आप कह सकते हैं कि बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में पहले से रही है, तो हाँ हो सकता है कि वो इस बार जीत जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है जीतना इस सीट को भी। और ऐसी ही स्थिति मीरापुर सीट पर भी होगी। मीरापुर सीट 2000 अगर आप 22 की बात करेंगे तो 2022 में आरएलडी ने जीती थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ये सीट थी, तब जाकर उसने इस सीट को जीता था। लेकिन आरएलडी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो इस सीट को इतनी आसानी से निकाल ले। इसके पीछे का कारण भी है, एक तो आरएलडी का दबदबा उतना नहीं रहा जो कभी हुआ करता था चौधरी चरण सिंह के सामने या फिर जयंत के पिता के सामने, अब उसका ढलान दिखाई देता है। मीरापुर सीट पर भी जाट अधिक संख्या में है, बिजनौर के अंतर्गत ये सीट आती है। चंदन कुमार यहां से थे पहले विधायक, अब सांसद हो गए हैं बिजनौर से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट को लेकर अगर आप बात करें, अब देखिए कि मुजफ्फरपुर जैसी सीट बीजेपी हार जाती है, अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके आरएलडी अगर मीरापुर सीट लड़ती है तो जहां उसका पहले से दबदबा था वो सीट वो नहीं निकाल पाई। मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरनगर जैसी सीटें तो क्या इसका एक क्या उदाहरण है। जो लोग हैं वो इस गठबंधन को नकार रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी नकार सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उपचुनाव में यही समीकरण सबसे अहम बन रहा है कि जो नकार रहे हैं लोग, उसी की तरफ समीकरण जाता हुआ नजर आ रहा है। और आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अब गठबंधन कितने मजबूती से लड़ेगा ये तो हमने देख लिया है लोकसभा चुनाव में। बीजेपी का जहां दबदबा था, सोचिए संजीव बालियान जैसा नेता उनका हार जाता है, तो अब मीरापुर सीट वो कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ा संकट है। और दूसरी बात, मीरापुर सीट सपा का भी गढ़ रही है, और पिछली बार जो आरएलडी ने जीती थी वो इसीलिए जीती थी क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का दबदबा पहले से रहा है, मुलायम सिंह यादव के समय से रहा है। अब इसलिए अगर समाजवादी पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि समाजवादी पार्टी के जीतने की जो संभावनाएं है वो ज्यादा है, क्योंकि एक तो आरएलडी कमजोर, बीजेपी से लोग नाराज, अपनी सीटें वो उस समय पर नहीं निकाल पा रहे जब बताया जा रहा था कि 400 पार हो जाएंगे, तब वो सीटें नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक से। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी से अलग होकर आरएलडी लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ेगी, तो मीरापुर सीट उस खाते में यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की पूरी संभावनाएं जो हैं वो नजर आती हैं। अब सोचिए कि 25,000 से ज्यादा तो अनुसूचित जाति है, और जाट जो है वो 24,000, गुर्जर 18,000, और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बड़ा मजबूत है वहां, तो इसलिए उस तरफ जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब इसके बाद खैर सीट की बात करेंगे। इस क्षेत्र में भी जाट वोटर्स जो है वो ज्यादा है, और इसीलिए मीरापुर सीट और खैर सीट दोनों सीटों की मांग आरएलडी कर रही है कि दोनों सीटें हमें दे दीजिए क्योंकि यहां हमारा वोट बैंक ज्यादा है। लेकिन आप अगर अलीगढ़ सीट को देखेंगे तो अलीगढ़ की जो सीट है उसके आधार पर, और खैर सीट की अगर हम बात करेंगे तो खैर सीट बीजेपी ने पहले जीती थी, यानी कि जो विधानसभा हुए थे उसमें बीजेपी ने जीती थी ये सीट। अब ऐसे में आरएलडी अगर यहां से चुनावी मैदान में होती है तो उसके पक्ष में कितने लोग जाते हैं, क्योंकि जाट बीजेपी से अब खुश नहीं है। 2022 का समीकरण और 2024 का समीकरण, 2 साल में एक बड़ा अंतर आया है। आप सोचे कि जिस उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार योगी आदित्यनाथ चुनकर आते हैं, मजबूत सरकार के साथ, मजबूत जो है माइंडेड के साथ, वही जो है 33 पर आकर अटक जाती हैं सीटें लोकसभा में। तो इसी आधार पर नजर आता है कि बीजेपी से नाराजगी कितनी है। तो इसीलिए खैर सीट नहीं लगता कि उस तरफ जाएगी, भले से ही जाट वोट वहां ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है हाँ। कि जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि जयंत चौधरी जो हैं वो अपनी गठबंधन से अलग हटकर भी कुछ बयान दे रहे थे। अभी जब हमने देखा था कांवड़ यात्रा के समय पर भी किस तरीके से वो एनडीए गठबंधन से अलग हटकर अपनी बयानबाजियां कर रहे थे, योगी सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं नकारते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या उनके दिमाग में माइंडसेट इन आने वाले उपचुनावों को लेकर था कि इन चुनावों पर हो सकता है कि अगर अभी भी मैंने बहुत सी सरकार के फैसलों पर अगर ना नहीं करी या फिर हर चीज पर रजामंदी जताई तो कहीं ना कहीं मेरा वोट बैंक जो है वो नाराज हो सकता है? लेकिन उस वोट बैंक की दिमाग में एक बात ये भी जाती है ना कि भैया आप हैं तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति में ही, कि आप भले से इस सरकार के उन फैसलों को इनकार कर दें, लेकिन आप हैं तो उसी गठबंधन का हिस्सा। आपको वोट देने का मतलब है बीजेपी को मजबूत करना, और बीजेपी को मजबूत करने का मतलब है कि इस तरह के फैसलों को सुनना या उनको झेलना। आप भले से नकारते रहिए कि भैया ये फैसला आपका अच्छा नहीं है, लेकिन फैसला आपके नकारने की वजह से वापस नहीं हुआ, फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से वापस लिया सरकार ने। चाहे वो कितने भी नेता, चाहे जयंत चौधरी क्यों ना कुछ कह रहे हो, लेकिन फैसला सरकार ने नहीं लिया। सोचे कि जयंत चौधरी के उस नकारने को तो सरकार ने नोटिस में भी नहीं लिया, या सरकार में कहीं इस बात की चर्चा हुई हो कि यार जयंत ने इस तरह से कह दिया है, वो नाराज हो जाएगा, चलिए कुछ सोचते हैं इस फैसले को लेकर, ऐसी चर्चा भी नहीं हुई। तो जयंत चौधरी की स्थिति कैसी है, जयंत चौधरी को कितनी गंभीरता से सरकार ले रही है या बीजेपी पार्टी ले रही है, वो तो इसी बयान से पता लग जाता है। तो इसीलिए खैर सीट बहुत मजबूत नहीं है बीजेपी के लिए, खैर सीट। और दूसरा जो समाजवादी पार्टी है उसकी स्थिति मजबूत इसलिए हो जाएगी, ये जो इस तरह का फैसला दिया, जयंत चौधरी भले से ही कोई सी भी बात करते रहे, बीजेपी के खिलाफ की बात करते रहे, लेकिन जब तक उस गठबंधन में है तो जनता के दिमाग में यही जाएगा कि आप अपने फायदे के लिए, जनता के लिए नहीं है। आप इस तरह की बयानबाजी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए, जमीनी हकीकत के लिए नहीं, लोगों की सुविधा के लिए नहीं, उनके हक के लिए नहीं है। अगर उनके हक के लिए होते तो जयंत चौधरी धरने पर बैठ जाते उसी दिन, या उस तरह का हंगामा खड़ा कर देते जैसे विपक्ष ने किया था कि ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं आप।
लेकिन जयंत चौधरी तो एक बात कहकर एक बयान देकर निकल लिए अपना आराम से। तो इसलिए जनता के दिमाग में वो दूसरी बात भी जाती है। और ऐसे फैसले आप देखना इस बार ये उपचुनाव में असर करेंगे और इनका एक बड़ा असर नजर आएगा इस तरह की बातों में। इसके बाद कटहरी सीट है और कुंदर की सीट है, एक बार जरा इनका भी आंकड़ा दीजिए। कुंदर की सीट की अगर मैं बात करूं तो ये मुरादाबाद की सीट है और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहां शफीकुर रहमान, जिनका अभी लोकसभा चुनाव से पहले निधन हुआ, उनको जो है उतारा गया था, लेकिन उसके बाद उनके निधन के बाद उनके पोते को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। वो यहां से विधायक थे कुंदरकी से, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, अब सांसद हो गए हैं। अगर कुंदरकी की बात की जाए, यहाँ के जातीय समीकरण की बात की जाए, तो देखिए इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं लगभग 58% हैं और इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी और जो दलित वोटर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका रहती है, कहा जाए निर्णायक भूमिका रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स हैं, फिर ओबीसी हैं और फिर दलित वोटर्स हैं, और ये तीनों ही किस जगह इनका रुख किस जगह रहता है वो भी साफ है। और हो सकता है कि ये बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। अब ये देखिए, ओबीसी वोटर है सीधा समाजवादी पार्टी, मुस्लिम वोटर है सीधा समाजवादी पार्टी, उसके बाद बचती है जनरल कैटेगरी और बाकी। उनमें भी आप ये मत सोचिए कि एक मुश्त वोट पड़ेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी का वोटर तो वैसे भी एक मुश्त कहीं भी नहीं डालता। एक तो टोटल वोट नहीं पड़ता उनका, और जो वोट डालने जाते हैं वो भी छिटकता है। उसमें भी कुछ वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, कुछ बाकियों को जाएगा, बाकी कुछ जो है बीजेपी को जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि परसेंटेज के मामले में बीजेपी के पास जनरल वोट ज्यादा चला जाए, लेकिन बढ़ता जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर भी अगर आप देखेंगे, और वैसे भी देखिए इस सीट पर तो हमें इसलिए भी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीट शफीकुर रहमान का तो गढ़ रहा है और उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और उन्हीं के पोते जो है वो जियाउर रहमान जो है वो विधायक थे पिछली बार इस सीट से। अब ऐसे में उन्हीं के परिवार से जो है किसी ना किसी को टिकट दिया जाएगा इस सीट से, और शफीकुर रहमान के परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने का मतलब है जीत का निश्चित हो जाना। सोचिए 2022 जैसी लहर में अगर सीट निकाल कर ले जाते हैं जियाउर रहमान, तो अब तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, जनता का बदला हुआ रुख नजर आता है, वो हवा बदली हुई नजर आती है जो कभी लहर चला करती थी। तो अब ऐसे में तो कुंदर की सीट तो आप क्लियर मानकर चलिए कि कुंदर की सीट तो 100% समाजवादी पार्टी के खाते में ही है। इसको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस या हमें डिबेट करने की जरूरत इस पर नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम क्लियर सीट है। अब कटहरी सीट की बात करेंगे, एक बार इसका आंकड़ा आप दीजिए। कटहरी सीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस सीट का हाल आप कटहरी के अंदर भी दलित वोटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद यहाँ पर मुस्लिम्स आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, कुर्मी आते हैं और यादव, ठाकुर, निषाद और राजबर भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। और यहाँ का जो जातीय समीकरण साधने में सपा जो है वो काफ़ी ज़्यादा माहिर रही है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा दलित वोटर्स यहाँ पर, और एक तरीके से कहा जाए कि दलित के बाद बाकी जो बचता है वो सारा मिला जुला वोटर्स है। अब ऐसे में देखिए पूरी नाक का सवाल है ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी और शिवपाल यादव के लिए भी, और वैसे भी कटहरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में पहले से रही है, तो इसलिए उसको जीतना उतना मुश्किल नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। और ऐसे में शिवपाल यादव का जो नेतृत्व उनके पास रहेगा पर्यवेक्षक के तौर पर, इसलिए वहां और ज्यादा मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी हो जाती है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी साख कैसे बचा पाते हैं ये देखना होगा। साथ ही इसके बाद आगे की 2 सीटों पर बात करेंगे, तो करहल और मिल्कीपुर। करहल सीट तो वहां तो समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा ही है पहले से ही, अब वहां से लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो जीतती चली आई है मुलायम सिंह यादव के समय से ही। अब ऐसे में अखिलेश यादव वहां से लगातार जीतते आए और इस बार बहुत ज्यादा कठिनाइयां इसीलिए नहीं है वहां से। और यहां अगर आप देखेंगे तो करहल सीट पर जो है रामनाथ को जो है उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर उतारा भी है समाजवादी पार्टी ने। अब ऐसे में रामनाथ का होना, ऊपर से यादव बाहुल्य सीट ये है, अखिलेश यादव लगातार वहां से जीतते रहे हैं, या समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहा वो जीतता रहा है, तो उसका बड़ा फैक्टर यही है कि ये सीट तो हर हाल में समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि ये उसका गढ़ है। बीजेपी तो यहां मजबूत स्थिति में कभी रही ही नहीं है। ऐसे में अगर 1-2 चुनाव को कभी बहुत पुराने वाले को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में करहल सीट तो हर हाल में समाजवादी पार्टी के खाते में। अब बात कर लेते हैं मिल्कीपुर सीट। देखिए मिल्कीपुर सीट पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी है,
दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद के कंधों पर जिम्मेदारी है लाल बहादुर के साथ। अब अवधेश प्रसाद पूरे जोर शोर के साथ इसलिए लगे हैं, पूरी ताकत लगाकर इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह बात है कि अगर किसी भी तरह से मिल्कीपुर सीट हारे तो पूरी जनता यही कहेगी कि अवधेश प्रसाद तुक्के में जीते थे। जनता ने कुछ गलती कर ली या कुछ भी हुआ लेकिन जिता दिया था, वो तुक्के में जीते थे। बाकी कोई बात नहीं थी ऐसी कि जो वो कहा जा रहा था कि ना कि परचम लहराया जा रहा है या जनता का रुख बदल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अवधेश प्रसाद पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि सीट जीत लें। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को इसलिए इस सीट को जीतना है कि अयोध्या जैसी सीट अगर बीजेपी के पास नहीं है तो वैसे ही किरकिरी हो जाएगी। लेकिन देखिए फैक्टर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बदले हैं क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव वाला जो फैक्टर था वो तो है ही, दूसरा फैक्टर ये कि जब रिजल्ट सामने आए तो किस तरह की बातें बीजेपी के लोगों ने की थी। वहां के हिंदुओं को गद्दार, विभीषण और क्या कुछ नहीं कहा था, धोखेबाज तक कहा था। तो इसलिए वो फैक्टर आज भी जिंदा है, लोग अभी भूले नहीं है। लोगों को ये भी पता है कि गालियां पड़ी थी बीजेपी की तरफ से, तो वो और निगेटिव पॉइंट गया। हाँ, थोड़ा सा नुकसान मोइन खान वाले मुद्दे को लेकर हो सकता है लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि वो जो गालियां पड़ी है वो ज्यादा असर करेंगी। और दूसरा, मिल्कीपुर सीट वैसे भी दलित बाहुल्य है, सुरक्षित सीट है, तो वहां तो वैसे भी दलित के तौर पर जो है अवधेश प्रसाद सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद है। और आपने देखा ही कि संसद में कितना उनका दबदबा नजर आता है। तो ऐसे में अयोध्या के लोग, मिल्कीपुर के लोग ये देखेंगे कि हमारा नेता कहां से कहां पहुंच गया है, वो भी एक दलित नेता। तो इस आधार पर और मजबूत स्थिति समाजवादी पार्टी की वहां है और बीजेपी के लिए एक बार फिर से मिल्कीपुर में जो है दिक्कत होने वाली है, मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि भैया कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ नाक बचाते हैं, कैसे केशव प्रसाद मौर्य नाक बचाते हैं, कैसे भूपेंद्र चौधरी, कैसे धर्मपाल जो है नाक बचाते हैं, ये अभी देखना होगा। और कैसे ब्रजेश पाठक अपनी नाक और साख बचाकर लेकर जाते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि उपचुनाव के जब रिजल्ट सामने आएंगे तो इन 10 सीटों में से कम 7 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब उपचुनाव होने वाले हैं और दोनों ही दल, कहा जाए इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है और इन चुनावों को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों के बाद से ही स्थितियां ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, एक के बाद एक कई परेशानियां जो है वो संगठन के भीतर नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए। तो अब ये देखना होगा कि अपने संगठन को संभालते हुए बीजेपी जो है वो इन चुनावों के अंदर कैसा प्रदर्शन दिखाती है। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसको ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर सपा की बात की जाए तो जिसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तुक्के में ये सीटें जीत ली हैं या जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था वो ऐसे ही हो गया, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन दिखाता है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग बताइए, आप लोग को ये खबर कैसी लगी, नीचे दे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।